हम एक ऐसी जगह के अंदर हैं जो देखने में स्कूल जैसी लगती है बट नॉर्मल नहीं है। सीलिंग हनीकॉम्ब शेप की है, वॉल्स एकदम क्लीन है और सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही कंट्रोल लगता है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप यहाँ रहता है पूरी तरह से एक क्लोज फैसिलिटी के अंदर। कोई विंडो नहीं आउटसाइड की तरफ, कोई केओस नहीं, बस रूटीन। इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक है एक लड़की टोक्यो, और आज उसकी रूटीन सडनली टूट जाती है क्योंकि टीचर अचानक सरप्राइज टेस्ट अनाउंस कर देता है। सब शॉक्ड हैं, ग्रोनिंग कर रहे हैं। बेसिकली वही टिपिकल स्टूडेंट एनर्जी। टोक्यो बैठ जाती है और अपने टैबलेट पर क्वेश्चंस आंसर करने लगती है, बट तभी कुछ वियर्ड होता है। उसकी स्क्रीन ग्लिच करती है और टेस्ट क्वेश्चन की जगह उससे कुछ ऐसा पूछा जाता है जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं होता। व्हाट इज आउटसाइड द आउटसाइड? टोक्यो स्क्रीन को देखती रह जाती है। एक सेकंड में वो मैसेज चला जाता है बट वो क्वेश्चन उसके दिमाग से नहीं जाता। अब शो एकदम अलग दुनिया में कट करता है, और मेरा मतलब है सच में अलग। सब कुछ डिस्ट्रॉयड है। नेचर रूइंस को अपने अंदर ले रहा है। ये है आउटसाइड वर्ल्ड, जहाँ सिविलाइजेशन बेसिकली एक मेमोरी बन चुकी है। इस सब के बीच हमारी मुलाकात होती है दो मेन कैरेक्टर्स से, मारू और किरुको। ये दोनों रूइंस में स्कैवेंज कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स खंगाल रहे हैं। कुछ भी यूजफुल मिले, खाना मिले, कुछ भी। इन दोनों को एक मिशन पर भेजा गया है, एक मिस्टीरियस जगह ढूंढने के लिए जिसे सिंपली हेवन कहते हैं। किरुको इस जर्नी में मारू की बॉडीगार्ड है, एंड राइट अवे इन दोनों की डायनामिक्स फील होती है। किरुको चार्ज में है, मारू बस साथ चलता रहता है। उन्हें एक ऐसा घर मिलता है जिसे पहले कभी किसी ने ब्रेक इनटू नहीं किया था। इस दुनिया में ये बेसिकली ट्रेजर है, तो ऑब्वियसली वो अंदर घुस जाते हैं। इधर उधर देखते हैं, कुछ रैंडम चीजें मिलती हैं, कोई स्पेशल नहीं। एंड तभी किरुको कंप्लीटली अनबॉर्डर्ड होके एक ओपन टॉयलेट ढूंढती है और बस यूज कर लेती है। वहीं मारू को बाहर जाने को बोलती है। इसके बाद दोनों ऊपर जाते हैं एंड मूड एकदम शिफ्ट हो जाता है। उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है, कोई जो सालों पहले वहाँ मर गया था। किरुको क्वाइटली बताती है कि वो शायद भूख से मरी होगी। कोई बड़ा रिएक्शन नहीं, बस एक कोल्ड रिमाइंडर कि ये दुनिया एक्चुअली कैसी है। बाद में उन्हें कुछ बेटर मिलता है, एक अमीर आदमी का घर अभी भी अबैंडन्ड है, टूटा फूटा है, बट अंदर एक्चुअल इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं। किरुको डिसाइड करती है कि प्रॉपर खाना बनाएगी। खाना निकला बिल्कुल बेकार, लाइक खाने लायक ही नहीं था। दोनों ने ट्राई किया, सफर किया एंड उस दिन खाना खाए बिना ही छोड़ दिया। रात को दोनों लेटे हुए रेस्ट कर रहे हैं एंड मारू नोटिस करता है कि किरुको एक पुरानी फोटोग्राफ को देख रही है, किसी आदमी की। वो कैजुअली पूछ लेता है कि क्या ये उसका बॉयफ्रेंड है। किरुको एकदम स्नैप करती है, नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है, ये उसके पास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है एंड उसे ढूंढना ही उसके इस हेवन मिशन पर आने का असली रीजन है। वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड नहीं है जो ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, उसका अपना रीजन है यहाँ होने का। इसके बाद दोनों सो जाते हैं एंड कैमरा रात के आसमान की तरफ जाता है जहाँ एक बड़ा बर्ड जैसा मॉन्स्टर चुपचाप उड़ रहा है। अगली सुबह किरुको और मारू ने एक बार फिर अपना सफर शुरू किया। स्वर्ग की तलाश अभी भी जारी थी, लेकिन रास्ते में अचानक चोरों के एक गुट ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने मांग की कि किरुको और मारू अपना सारा खाना उन्हें दे दें। अब जहाँ एक आम इंसान डर जाता, वहाँ किरुको और मारू ने उन चोरों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वो उनसे इस तरह बात करने लगे जैसे वो उनके पुराने दोस्त हों। हंसी मजाक, कैजुअल बातें, जैसे कोई खतरा ही नहीं है। चोरों को ये देखकर गुस्सा आया और उन्होंने और ज्यादा धमकी दी। तब किरुको ने अपने बैग से एक गन निकाली और पास के एक खंभे पर गोली चला दी। बस एक चेतावनी थी, लेकिन काफी थी। चोर घबरा गए और उन्होंने हार मान ली। इसके बाद किरुको और मारू उन चोरों के अड्डे पर गए ये देखने के लिए कि वहाँ कुछ काम का मिलता है या नहीं। और वहाँ किरुको को एक बैटरी मिली जो उसकी गन को पावर और रीलोड करने के काम आती थी। किरुको ने वो बैटरी ले ली और जाते जाते चोरों को एक बार फिर गन दिखाकर ये साफ कर दिया कि रोकने की कोशिश मत करना। जाने से पहले किरुको और मारू ने चोरों से एक सवाल पूछा कि क्या उन्होंने कभी स्वर्ग नाम की किसी जगह के बारे में सुना है। चोरों को इस नाम की कोई खास जानकारी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक देहाती इलाके का जिक्र किया जहाँ लोग टमाटर उगाते हैं। शायद उन्हें लगा कि यही वो जगह हो सकती है। किरुको और मारू ने उस जानकारी को अपने जहन में रखा और आगे बढ़ गए। स्वर्ग की तलाश अभी खत्म नहीं हुई थी। फैसिलिटी के अंदर वापस टोक्यो अपने फ्रेंड्स के साथ है। कल के टेस्ट के बारे में बात कर रही है, बट क्लियरली डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि तभी उसका एक क्लासमेट उसे पकड़ता है और वही क्वेश्चन पूछता है जो उस ग्लिच के बाद से टोक्यो के दिमाग में था। तुम्हें क्या लगता है आउटसाइड वॉल के बाहर क्या है? टोक्यो कंप्लीटली कॉट ऑफ गार्ड हो जाती है। उसने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फैसिलिटी ही उसकी पूरी दुनिया है, बट अब वो रुक नहीं पा रही सोचने से। रात को उसे नींद नहीं आती, वो बिस्तर पर लेटी है एंड वो क्वेश्चन बस घूमता रहता है दिमाग में। फाइनली वो उठती है और बिल्डिंग के बाहर फैसिलिटी ग्राउंड्स में चली जाती है। वहाँ बूढ़ी प्रिंसिपल पहले से खड़ी है। टोक्यो सीधे उनसे पूछती है क्या सच में कोई आउटसाइड वर्ल्ड है? प्रिंसिपल उससे झूठ नहीं बोलती, कंफर्म करती है हाँ आउटसाइड वर्ल्ड है। वो जगह मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स और डेंजरस लोगों से भरी है। टोक्यो कुछ नहीं बोलती, बट उसके फेस पर दिख जाता है उसके दिमाग में एक डोर खुल गया है जो अब बंद नहीं होगा। उधर मारू और किरुको एकदम थके हुए हैं। पूरे दिन वॉक करते रहे, एक टिप को फॉलो करते हुए, एक कंट्री साइड जगह जहाँ लोग सपोजिडली टोमेटोज उगाते हैं। उन्हें होप है कि शायद यही हेवन हो। घंटों
ऑटो चलने के बाद उन्हें एक पुराना घर दिखता है जो एक छोटे होटल में कन्वर्ट हो गया था, जिसे एक अकेली औरत चला रही थी। किरुको बिना टाइम वेस्ट किए रूम के पैसे दे देती है। सबसे पहला काम वो फोटोग्राफ निकालती है और होटल लेडी से पूछती है कि क्या वो इस आदमी को पहचानती है। वो नहीं पहचानती। दोनों फ्रेशन अप करते हैं, वार्म शावर लेते हैं जो इस दुनिया में शायद एक लग्जरी है, और डिनर के लिए बैठते हैं। एंड तभी होटल लेडी कुछ इंपॉर्टेंट ड्रॉप करती है। हर रात एक मॉन्स्टर होटल के चारों तरफ चक्कर लगाता है, बाकी गेस्ट्स बस इसके साथ जी रहे हैं, नॉर्मल मान चुके हैं इसे। किरुको इसे एक्सेप्ट नहीं करती। वो तुरंत ऑफर करती है कि मैनेटर को किल करेगी। दोनों प्लान बनाने लगते हैं। डिनर सर्व होता है, सब साथ बैठते हैं एंड होटल लेडी क्लासिक आंटी स्टाइल में मारू और किरुको को देखकर पूछती है कि क्या दोनों कपल हैं, प्यार में हैं। किरुको का जवाब आता है, मुझे मारू से नफरत है। मारू कुछ नहीं बोलता, बस क्वाइटली अपनी स्लीपिंग मैट को पूरे 1 मीटर दूर खींच लेता है और लेट जाता है। उस साइलेंस में सब कुछ कह दिया। किरुको को खुद थोड़ी देर बाद डिजी फील होने लगता है एंड वो बस पास आउट हो जाती है। फिर आती है मिडनाइट। होटल लेडी अंधेरे में गन लोड कर रही है, कंप्लीटली टेंस, एंड तभी बिना किसी वार्निंग के अंधेरे से कुछ मैसिव उड़ते हुए निकलता है। एपिसोड 1 यहाँ खत्म होता है और एपिसोड 2 शुरू होता है टोक्यो से, जो एक वेंट को देख रही है और पास में एक लड़का व्हील चेयर पर बैठा है। वो लड़का अचानक बीमार पड़ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। फिर हमें टोक्यो दिखती है जो डरी हुई है क्योंकि उसने 2 लड़कियों को किस करते हुए देखा। तभी कुकू नाम की एक लड़की एक ड्राइंग दिखाने लगती है जो टोक्यो के क्रश कोना ने उस लड़की को दी थी। दोनों में बहस होती है और बाद में टोक्यो उदास हो जाती है और वो ड्राइंग छोड़ देती है। टोक्यो कोना के पास जाती है और रोने लगती है। कोना उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक और ड्राइंग बनाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि किरुको अचानक उस नींद की दवाई के असर से जाग जाती है जो होटल की मालकिन ने दी थी। वो खिड़की पर एक इंसान को खाने वाला मॉन्स्टर देखती है। अचानक एक गोली चलती है और वो मॉन्स्टर खिड़की से गायब हो जाता है। किरुको घबरा जाती है और मारू को जगाने लगती है। वो दोनों होटल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि होटल की मालकिन अकेले उस मॉन्स्टर का शिकार करने की कोशिश कर रही है। वो सब अपनी बंदूकें तैयार करते हैं और मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। मॉन्स्टर पीछे से किरुको पर हमला करता है लेकिन वो बच जाती है। मारू उस पर एक बाल्टी फेंकता है लेकिन मॉन्स्टर उसे किसी बहुत छोटी चीज से रोक देता है जो उसके शरीर के चारों तरफ घूम रही होती है। मॉन्स्टर फिर हमला करता है लेकिन खुद आग में आ जाता है और फिर वो पीछे से हमला करता है लेकिन किस्मत से दोनों बच जाते हैं। मारू और किरुको एक प्लान बनाते हैं कि किरुको अपनी बंदूक से गोली चलाएगी और मारू उसे छुएगा और अपनी एबिलिटी से उस मॉन्स्टर का दिल तोड़ देगा। लेकिन होटल की मालकिन अचानक आगे आ जाती है और किरुको को धक्का देकर मॉन्स्टर को बचा लेती है। वो कहती है कि उस मॉन्स्टर ने उसके बेटे को खाया था और उसे यकीन है कि उसका बेटा अभी भी उस मॉन्स्टर के अंदर है। तभी मॉन्स्टर उसका सिर काट देता है और उसे खा जाता है। किरुको रोने लगती है। मारू को गुस्सा आ जाता है और वो मॉन्स्टर का दिल छूकर अपनी एबिलिटी से उसे कुचल देता है। अगली सुबह मारू और किरुको होटल छोड़ते हैं और हेवन की तलाश में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वो अभी के लिए उन चोरों की बताई दिशा फॉलो कर रहे थे। उनके मुताबिक उस जगह टमाटर उगाए जाते हैं, इसलिए उसे टोमेटो हेवन कहते हैं। किरुको और मारू एक बड़े लकड़ी के तख्ते पर सवार होकर उस बर्बाद और डूबे हुए शहर को पार करते हैं। अब हमें वापस उस स्टूडेंट फैसिलिटी में दिखाया जाता है। टोक्यो उस फैसिलिटी के एग्जिट को देख रही है जिसे टीचर्स ओनली डोर कहा जाता था। उसके मन में जिज्ञासा होती है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। वापस मारू और किरुको के पास वो सफलतापूर्वक उस डूबे हुए शहर को पार करके टोमेटो हेवन पहुंच जाते हैं। मारू अपने बैग में छुपी एक सीक्रेट इंजेक्शन की दवाई निकालता है। उसे वो दवाई किसी ऐसे इंसान को लगानी थी जो बिल्कुल उसी जैसा दिखता हो और मारू को बताया गया था कि वो इंसान उसे हेवन नाम की जगह पर मिलेगा। टोमेटो हेवन की कम्युनिटी बॉर्डर पर इकट्ठा होती है। वो उन्हें अपने कम्युनिटी के लीडर के घर ले जाते हैं। लीडर बताता है कि वो लोग खेती करके एक सादा जीवन जीते हैं। उसी रात वो सब मिलकर खाना खाते हैं। खाने के दौरान एक वॉचमैन किरुको को देखता है और पूछता है कि क्या वो किरुको ताकी हाया है, एक मशहूर इलेक्ट्रो कार्ट रेसर। किरुको मना कर देती है। वॉचमैन एक फोटो निकालता है। मारू उसे झपट लेता है। हैरानी की बात ये है कि वो फोटो बिल्कुल किरुको जैसी दिखती है, लेकिन मारू भी मना कर देता है और कहता है कि ये बस एक संयोग होगा। मारू अचानक एक डब्बे पर एक लोगो देखता है जो किरुको की बंदूक के लोगो से मेल खाता है। किरुको पूछती है कि वो डब्बा कहाँ से आया। वॉचमैन कहता है कि वो लोग पूरे टोक्यो में सब्जियां बेचते हैं और वो वहीं से आया होगा। किरुको फिर वही सवाल पूछती है, क्या तुम इस जगह के अलावा हेवन नाम की किसी और जगह को जानते हो। वॉचमैन एक जगह का नाम बताता है, सकूसा। अब जब उन्हें यकीन हो गया कि टोमेटो हेवन वो जगह नहीं है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, वो कम्युनिटी के ट्रेडर्स के साथ टोक्यो जाने वाले जहाज पर जाने का फैसला करते हैं। जहाज पर मारू किरुको के लिए अपनी भावनाएं जाहिर करता है और उसे प्रपोज करता है। किरुको का चेहरा लाल हो जाता है और वो ऑकवर्ड महसूस करती है और मारू अचानक उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। मारू को दिल की गहराइयों से अपनी गलती का एहसास होता है और वो किरुको से माफी मांगता है। अब किरुको मारू के सामने अपना राज बताने लगती
लगती है। वो कहती है कि भले ही उसका शरीर एक औरत का है, लेकिन उसके अंदर एक मर्द का दिमाग है, और वो कहती है कि वो एक मर्द है। मारू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। एपिसोड यहाँ खत्म होता है।